सो गाइज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टीम पावर प्लांट जो एसएससी जेई आरआरबी जेई का जो सिलेबस है पावर प्लांट का उसके बारे में हम यहाँ से आज से डिस्कस करेंगे लगाना लगभग मैं सारे जो सब्जेक्ट्स हैं एसएससी जेई आरआरबी जेई का जो सारे सिलेबस हैं लगभग सारे सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ा दिया है और बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं और कोशिश किया हूँ कम से कम टाइम में आप चीज़ों को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकें विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग। एक इसके बाद हमारा बचा रह जाएगा आईसी इंजन। ये 2 ही सब्जेक्ट बचा हुआ है और दोनों रिलेटेड ही है, आपको थोड़ा बहुत आप अंदाज़ा कर लोगे, ठीक है? एसएससी जेईई आरआरबी जेईई का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर प्लांट। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर 2009 की बात करें तो 12 क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था। 2010 की बात करें तो 10 क्वेश्चन आया था। 2011 12 13 में 6 क्वेश्चन हो गया था, फिर 5 हो गया था और फिर 7 क्वेश्चन इस तरीके से चलता है। मतलब जनरली कहा जाए तो स्टीम पावर प्लांट से 7 से 8 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है? और चिंता मत कीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर जो हैं थ्योरेटिकल हैं, क्योंकि हम गेट का या आईएएस का एग्जाम दे तो रहे नहीं हो। आप एसएससी जेईई आरआरबी जेईई का एग्जाम्स दे रहे हो, टेक्निकल पोर्शन में जो न्यूमेरिकल बहुत कम ही आता है, थ्योरेटिकल पार्टें ज़्यादा आती हैं, ठीक है? सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा पावर प्लांट इंजीनियरिंग में, दैट इज स्टीम पावर प्लांट। चैप्टर नंबर 1 स्टीम पावर प्लांट। तो हम स्टार्ट करते हैं और कोशिश करें गाइस कम से कम टाइम में चीज़ों को खत्म करें। तो मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाकर चीज़ों को आपको नहीं बताऊँगा, थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर ही चीज़ों को बताऊँगा और बट आपको जितना चाहिए उतना हो जाएगा। और मैं जो वीडियो बनाता हूँ आपको पता है कि जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन्स है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि हर चैप्टर में कुछ चीज़ें छोड़ने के लिए होता है, कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए होता है। ओके? थर्मोडायनामिक साइकिल की बात करें, थर्मोडायनामिक साइकिल में जनरली बहुत सारे 2 तरीके के साइकिल होते हैं, गैस पावर साइकिल और स्टीम पावर साइकिल, ठीक है? गैस पावर साइकिल के अंदर हमारा आता है कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल और ब्रेटन साइकिल, जिसको हम जूल साइकिल से भी जानते हैं, ठीक है? जूल साइकिल भी ब्रेटन साइकिल को बोला जाता है। क्लियर है? स्टीम पावर साइकिल में सिर्फ आता है रैंकाइन साइकिल। तो यहाँ से जनरली जो हमारा टॉपिक है स्टीम पावर प्लांट। तो जैसे कि हमें पता है स्टीम पावर साइकिल में सिर्फ और सिर्फ हमारा रैंकाइन साइकिल ही आता है, क्योंकि यही एफिशिएंट साइकिल होता है। तो कोई अगर यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन बने कि स्टीम पावर प्लांट में कौन-सा थर्मोडायनामिक साइकिल का यूज़ करते हैं, तो क्या नाम देना उसका? उसका नाम देना रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल हम यूज़ करते हैं, ठीक है? और जो गैस पावर साइकिल है, गैस पावर साइकिल में इंजन हो गया हमारा, जैसे कार्नोट, ऑटो, डीज़ल, डुअल और ब्रेटन साइकिल। अब कभी-कभी जूल साइकिल जो है हमारा, जिसको ब्रेटन साइकिल बोलते हैं, इसका और रैंकाइल साइकिल, कार्नोट साइकिल का जनरली इस चैप्टर में यही सब चीज़ें आएगा। तो अब हम कार्नोट साइकिल जो है इसके बारे में थोड़ा-सा आज देखने वाले हैं। ऑटो साइकिल, डीज़ल साइकिल, डुअल साइकिल ये आईसी इंजन का पार्ट है। तो जब आईसी इंजन पढ़ेंगे तब देखेंगे, और थोड़ा-सा हम ब्रेटन साइकिल के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं, ताकि क्या हो रहा है कि आप बहुत पहले थर्मोडायनामिक पढ़े थे और फिर से वो चीज़ें आ रही हैं, तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ फिर ब्रेटन साइकिल आपको रिवाइज़ करा दूँ। ब्रिटेन साइकिल के बाद हम कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे और लास्ट में फिर हम रैंकाइन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। पर ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, ऊपर-ऊपर ही, ठीक है? तो ये रहा आपका ब्रिटेन साइकिल, जिसको हम लोग जूल साइकिल भी कहते हैं। थोड़ा-सा साइकिल को समझते हैं। तो जनरली जो ब्रिटेन साइकिल है, जैसे देख सकते हैं, ये हमारा कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर जो एयर को कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने से क्या होता है, प्रेशर आपका बढ़ता है और टेम्परेचर भी यहाँ पे इंक्रीज़ होता है, ठीक है? कंप्रेस करने से। तो प्रेशर टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ता है और टरबाइन में क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाता है। क्लियर है? तो क्या होता है, फ्रेश एयर हमारा कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर उसको इसके अंदर फैन होता है, पिस्टन होता है, उसको कंप्रेस करता है एयर को हाईली प्रेशर तक और हाईली टेम्परेचर तक ले जाता है, ताकि जितने फिर उसके बाद वो जो फ्रेश एयर है वो और ज़्यादा सुपर हीटेड हो जाए और फिर वो चला जाता है कंबशन चेंजर चैम्बर में। फ्यूल आता है, फ्यूल के साथ ये हमारा एयर मिलता है और यहाँ पे कंबशन चैम्बर में कंबशन होता है। कंबशन होने के बाद जो एग्ज़ॉस्ट निकलता है, वो हमारा एग्ज़ॉस्ट गैस जो निकलता है, वो हमारा टरबाइन में जाता है, ठीक है? टरबाइन में जाने के बाद क्या होता है, हमारा टरबाइन रोटेट होता है, उसके बाद जो भी एग्ज़ॉस्ट गैसेज़ हैं, जो टरबाइन में पावर लॉसेस वाले गैसेज़ वो बाहर निकल जाते हैं। इससे हमें वर्क आउटपुट मिलता है। ठीक है? तो ये जनरली एक तरीके का इंजन की तरह काम कर रहा है। जूल साइकिल ये हमारा पहले वहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, क्या नाम है? जनरली एयरक्राफ्ट इंजन में यहाँ ऐसा, क्लियर है? अब इसका पीवी और टीएस डायग्राम देखिए, ये देखिए पीवी का डायग्राम और टीएस डायग्राम।
तो देखिए 1 से 2 जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट, 1 से 2 रिवर्सिबल या फिर इसको बोला जाता है आइसेंट्रोपिक। तो जनरली जो हमारा ब्रेटन साइकिल होता है उसमें 4 प्रोसेस होते हैं। 2 प्रोसेस होते हैं रिवर्स एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें हमारा एक होता है रिवर्स एडियाबैटिक कंप्रेशन एडियाबैटिक मतलब आइसेंट्रोपिक। तो एक हमारा होता है रिवर्स एडियाबैटिक कंप्रेशन या इसको हम लोग आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन जिसको हम आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन भी कहते हैं। ये और 2 प्रोसेस और होता है जिसमें कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा 1 है फ्रेश एयर, 1 और 2 के बीच में क्या है कंप्रेसर है। तो 1 और 2 में देखिए आपका प्रेशर, ये प्रेशर का लाइन है ना, प्रेशर इस तरीके से देखिए प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? वॉल्यूम यहाँ से वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम कम हो जा रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 2 पे 1 से 2 पे यहाँ पे आप देखिए 1 से 2 पे यहाँ पे आपका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर का लाइन है। तो हमारा इतना तो बन गया। नाउ 2 से 3, 2 से 3 क्या हो रहा है, 2 से 3 में यहाँ पे आपका क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो देखिए 2 से 3 पे हमारा प्रेशर कांस्टेंट है और यहीं पे हमारा हीट एडिशन हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है, हमारे साइकिल में हीट ऐड हो रहा है, ठीक है? कंबशन में हीट ऐड हो रहा है। ओके, तो जब हीट ऐड हो रहा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा। इस तरीके से मैंने टेम्परेचर को लॉगरिथमिक मैंने इस तरीके से बढ़ाया 3 तक। ओके, नाउ 3 से 4 में क्या हो रहा है, 3 से 4 में क्या हो रहा है, फिर से 3 से 4 में रिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा। तो जो कंप्रेस्ड है वो यहाँ पे टरबाइन में एक्सपेंड होगा, 3 से 4 में एक्सपेंशन होगा टरबाइन में, है ना? एक्सपेंशन होगा, इसलिए एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा। तो देखिए प्रेशर कम हो रहा है ना? प्रेशर देखिए नीचे की ओर प्रेशर कम हो रहा है, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर भी कम हो रहा है। ओके, उसके बाद फिर से क्या होता है, ये एयर जो है वापस से ये कंप्रेसर में जाता है, और लास्ट वाला जो प्रोसेस होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्टेड। तो इसमें क्या होता है आपका कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पे हीट आपका आउटपुट मिलता है, ठीक है? तो 4 से 1 इस तरीके का बना। तो जो ब्रिटन साइकिल होता है, जनरली हमारे टॉपिक में ये है ही नहीं पावर प्लांट में, ये जस्ट आपको थोड़ा-सा ये सब चीज़ें समझाने के लिए आपको, ताकि आगे मैं समझाऊँगा तो चीज़ें आपको समझ में आए। तो इसकी एफिशिएंसी की बात किया जाए तो ब्रिटन साइकिल की जो एफिशिएंसी का फ़ॉर्मूला होता है, दैट इज़ हीट एडेड, ठीक है? हीट एडेड में से कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे किससे? हीट एडेड से, क्यूए से। हीट एडेड से डिवाइड कर देंगे। तो क्यूए माइनस क्यूआर अपॉन क्यूए, तो हमारा एफिशिएंसी क्या आ जाएगा हीट के टर्म में, जो हमारी ब्रिटन साइकिल जूल साइकिल की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 माइनस क्यूआर अपॉन क्यूए, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ हीट के टर्म में, हीट एडिशन और हीट के। अब यही हमारा प्रेशर वगैरह वगैरह के टर्म में देखा जाए तो हमारी एक और एफिशिएंसी इसकी बनती है फॉर्मूला 1 माइनस 1 अपॉन आरपी पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, वेयर आरपी क्या है, आरपी है P2 अपॉन P1, ठीक है? प्रेशर रेशियो जिसको कहा जाता है, और गामा की वैल्यू क्या है 1.4, लगभग अलग-अलग गैस का अलग-अलग होता है, एयर है इसलिए 1.4 लेके चल रहा हूँ, कांस्टेंट है ये एडियाबैटिक कांस्टेंट, ठीक है? 1.4। ये भी हमारा 2 एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ब्रेटन साइकिल का, एक हीट के टर्म में, एक हमारा प्रेशर के टर्म में। क्लियर है? तो ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना ही काफ़ी है आपको समझने के लिए, क्योंकि टॉपिक जो है हमारा मेन आगे से चालू होता है। सो अब हम स्टीम पावर प्लांट, हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर का नाम है स्टीम पावर प्लांट। तो स्टीम पावर प्लांट का हम जो बेसिक कंपोनेंट है उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। क्या-क्या बेसिक कंपोनेंट हमारे स्टीम पावर प्लांट में लगा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या होता है, टरबाइन होता है एक, ये हमारा टरबाइन हो गया, दिस इज टरबाइन, ठीक है? दूसरा होता है हमारा, क्या होता है हमारा कंडेंसर, दूसरा हमारा होता है कंडेंसर, तीसरा हमारा कंप्रेसर या फीड पंप बोला जाता है इसको, फीड पंप, और तीसरा बॉयलर होता है हमारा, और फिर टरबाइन। तो टोटल 4 कंपोनेंट होता है, टरबाइन, कंडेंसर, फीड पंप और बॉयलर। तो ये 4 कंपोनेंट आपको याद रखना है, स्टीम पावर प्लांट में ये 4 कंपोनेंट होते हैं। अब सबका प्रोसेस काम देख लीजिए किसका क्या काम है। यहाँ पे जो कंडेंसर है, कंडेंसर ये क्या करता है, कंडेंसेट करता है। कैसे? इसके अंदर हमारी कोल्ड वाटर आती है, और यहाँ से जो स्टीम निकलता है, टरबाइन जो स्टीम ये आया टरबाइन में टकराया, टरबाइन को पावर दिया, आउटपुट यहाँ से हमको आउटपुट मिला। आउटपुट के बाद वो जो स्टीम है वो काफ़ी कम प्रेशर हो जाता है, ठीक है? प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाता है, फिर वो नीचे की ओर आता है।
तो उस जो गैसेस स्टीम को वापस से हमारा क्या करता है कंडेंसर स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है? स्टीम को यहाँ से स्टीम आ रहा है इसको वाटर में लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? वो जो हमारा स्टीम आता है गर्म स्टीम इसमें ठंडा पानी डालते हैं इस पाइप में होकर जाता है तो गर्म स्टीम जो है इस ठंडा पानी के कॉन्टैक्ट में आता है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ठीक है? पाइप लगे होते हैं, कॉन्टैक्ट में आता है तो वो भी ठंडा होता है और जब गैस ठंडा होता है तो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? और जो कोल्ड वाटर होगा पूरी की पूरा एयर का हीट लेकर फिर बाहर निकलेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसलिए मैंने हॉट वाटर लिखा। ये कंडेंसर का काम है। उसके बाद क्या होता है जो हमारी वाटर आता है, वाटर को ये जो फीड पंप होता है अगेन उसको पंप करता है। ठीक है? यहाँ पे हम पावर देते हैं। ठीक है? यहाँ पे पावर इनपुट है। यहाँ पे हम पावर देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पावर से पंप को चलाते हैं या फिर मैकेनिकल पावर से पंप को चलाते हैं तो पंप क्या करता है इस लिक्विड को इधर की ओर पंप करता है। ठीक है? और पंप कैसे करेगा? हाईली प्रेशर पे पंप करता है। तो पंप करेगा हाई प्रेशर पे, तो ये पंप करने के बाद ये जो पानी है कहाँ चला जाएगा? बॉयलर में। तो बॉयलर क्या करता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयलर क्या करता है? हमारे जो वाटर है उसको हीट करता है। वाटर को हीट करता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स रहेगा बॉयलर में, उतने ही टेम्परेचर पे क्या होगा? सारा का सारा पानी को हीट करेगा। तो हीट करेगा उस टेम्परेचर पे तो जो बाहर निकलेगा वो ज़ाहिर-सी बात है स्टीम निकलेगा। है ना? दैट इज़ हीट इनपुट। यहाँ पे हम हीट बॉयलर में हम यहाँ पे हीट देते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्नेस और इलेक्ट्रिक हीटर की हेल्प से। तो पानी हमारा हीट होता है। ये हमारा हीट इनपुट है यहाँ पे और फिर हमारा स्टीम है और स्टीम क्या होता है फिर टरबाइन में जाता है। तो टरबाइन में जब हमारा स्टीम टरबाइन में जाता है तो क्या होता है यहाँ पे टरबाइन में जाता है तो यहाँ पे प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है। यहाँ स्टीम जो स्पीड से स्टीम आता है उसका पावर को लेता है टरबाइन रोटेट होता है और हमको आउटपुट देता है। जिस जनरेटर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर लेते हैं और फिर वही प्रोसेस। तो ये 4 कंपोनेंट। सो गाइस कार्नोट वेपर साइकिल इसके बारे में हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम रैंकाइन साइकिल के बारे में देखेंगे। पहले कार्नोट को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। वैसे तो आप जानते हैं कार्नोट को बहुत अच्छी तरीके से, बट यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं बताने वाला हूँ, जो कि जब हम कंपेयर करेंगे कार्नोट और रैंकाइन को तब काम आएगा। ये मैंने बनाया है कार्नोट का जो कंपोनेंट है पार्ट ऑफ कार कार दैट इज कार्नोट वेपर साइकिल का जो कंपोनेंट है वेपर पावर प्लांट का, वो मैंने सारे कंपोनेंट लिए हैं जिसमें बॉयलर है, टरबाइन है, हीट एक्सचेंजर जिसको हम कंडेंसर भी कहते हैं, पंप है, नंबरिंग किया हुआ है। इसका आपको टीएस डायग्राम दिख रहा है, ये टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम। ठीक है? ये इसका आपको प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम भी दिख रहा होगा। दिस इज टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। देखो कार्नोट वेपर साइकिल को एक्चुअली कार्नोट साइकिल को 2-3 चीज़ों से और जानते हैं। क्या-क्या? हम इसको थ्योरेटिकल साइकिल भी कहते हैं, हम कार्नोट वेपर साइकिल को आइडियल साइकिल भी कहते हैं, रिवर्सिबल साइकिल भी कहते हैं। रिवर्सिबल साइकिल मतलब कोई चीज़ कोई प्रोसेस 1 से 2 जो कंडीशन जो P जो S जो T जो H पे हुआ है 1 से 2 से 1 आने पे भी सेम होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ लॉस होगा ही। अगर सेम हो रहा है तो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना? तो कार्नोट साइकिल जो है एक्चुअल में हमारा एक इमेजिनरी और आइडल साइकिल है। इमेजिनरी साइकिल बोलते हैं इसको, आइडल साइकिल बोलते हैं इसको, थ्योरेटिकल साइकिल भी बोला जाता है इसको, रिवर्सिबल साइकिल भी बोला जाता है। ठीक है? सो क्या लिखा है कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देख लें। इट हैज बीन प्रूव्ड अर्लियर दैट, जो थर्मोडायनामिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कार्नोट साइकिल इज द मोस्ट एफिशिएंट साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन द स्पेसिफाइड टेम्परेचर लिमिट। हम जानते हैं कार्नोट साइकिल हमारा थ्योरेटिकल है, इट मीन्स इसलिए हम इसको पेपर में सिर्फ पढ़ते हैं, आइडियल है तो इसकी एफिशिएंसी जो हम निकालते हैं वो 100% एफिशिएंसी निकलती है इस साइकिल की, जो कि रियल में पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि रियल में बहुत सारे लॉसेस आ जाते हैं, फ्रिक्शन लॉस आ जाता है, ड्रैग लॉस आ जाता है ना, विस्कोसिटी लॉसेस हो जाते हैं, ये सब लॉसेस हो जाते हैं। तो जनरली प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी जो है जिसको 100% कर सके। क्लियर है? सो द कार्नोट साइकिल यूजिंग वेपर एज अ वर्किंग फ्लूइड। तो कार्नोट को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं कार्नोट इंजन। ठीक है? कार्नोट इंजन हम कब पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक में, आईसी इंजन में। कार्नोट इंजन में जो फ्लूइड हम यूज करते हैं या तो एयर के साथ साथ हम फ्यूल का यूज करते हैं। बट यहाँ पे हम पावर प्लांट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो हम पावर प्लांट के लिए जो यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड यूज करेंगे हम कार्नोट में, वेपर होगा, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है कार्नोट वेपर साइकिल। ठीक है? अब इस जो ये जो प्रोसेस है
जो आपका प्रोसेस है जो दिख रहा है, बॉयलर टरबाइन में जाएगा, फिर हीट एक्सचेंजर कंडेंसर में जाएगा, फिर पंप में जाएगा। तो इसमें टोटल 4 तरीके के प्रोसेस होते हैं। कौन-कौन से? 2 होते हैं इसमें से, 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस और होते हैं 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको हम लोग आइसेंट्रोपिक भी कहते हैं। तो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो वर्क डन हमारा 0 हो जाता है। और एडियाबैटिक में क्या होता है हमारा, Q इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज तो होता नहीं है, एडियाबैटिक है तो Q विल बी 0। ये टोटल 4 प्रोसेस होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आप इसके हेल्प से कि कौन सा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ठीक है, उस प्रोसेस का मतलब क्या है, किस तरीके से क्या चीजें होती हैं। तो याद रखना, तो टोटल 4 प्रोसेस होते हैं, जिसमें से 2 आइसोथर्मल प्रोसेस और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने नंबरिंग कर रखा है 1 से 2। 1 से 2 हमारा पंप लगा हुआ है। तो पंप यहाँ पे ये जो हमारा प्रोसेस है 1 से 2, एक्चुअल में कौन सा प्रोसेस है? 1 से 2 पंप क्या करेगा? जाहिर सी बात है हमारा जो भी फ्लूइड होगा उसका प्रेशर को बढ़ा देगा, तो पी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एम आर टी होता है और पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है, तो पी बढ़ेगा तो हमारा टी भी बढ़ेगा। पंप हमारा ये करता है, पी बढ़ा रहा है तो टी भी बढ़ रहा है। तो इसलिए 1 से 2 जो है हमने इस तरीके से बनाया है। दिस इज टीएस डायग्राम में टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाया और मैंने पीवी डायग्राम में 1 से 2 में प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाया। ठीक है, नाउ 2 से 3 में बॉयलर है। यहाँ पे हीट क्या हो रहा है? इनपुट हो रहा है। हीट इनपुट किसकी हेल्प से? हीटर लगा है या कोयला वगैरह कोल वगैरह बर्न करके, फ्यूल बर्न करके हम यहाँ बॉयलर में जो लिक्विड जाएगा उस लिक्विड को हम हीट करेंगे। तो लिक्विड को हीट करेंगे तो हमें स्टीम मिलेगा बाहर। तो 2 से 3 प्रोसेस जो है, ये है जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम बॉयलर जो होता है एट पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लिक्विड को हीट करते हैं। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लिक्विड को हीट करते हैं, इसलिए जो प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा T2, और जो T3 है जो निकलेगा, दोनों टाइम पे जो टेम्परेचर होगा सेम। तो टेम्परेचर है तो प्रेशर भी हमारा क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस था। नाउ फिर 3 से 4 में हमारा टरबाइन है, वर्क आउटपुट हमको यहाँ मिल रहा है। 3 से 4 में क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर कम होगा। जो स्टीम है, हाई प्रेशर स्टीम है, जब टरबाइन के ब्लेड से टकराएगा तो जाहिर सी बात है उसका प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। ठीक है, सो 3 से 4 में हम क्या करेंगे? पहले प्रेशर कम दिखाएंगे पीवी डायग्राम में और टेम्परेचर कम दिखाएंगे टीएस डायग्राम में। तो ये देखिए, ये हमारा पीवी में और ये हमारा टीएस में। इस तरीके से टेम्परेचर और प्रेशर हमारा 3 से 4 में कम होगा। ओके, नाउ फिर 4 से 1 में हमारा क्या लगा है? कंडेंसर लगा है। यहाँ से जो स्टीम निकलेगा, जाहिर सी बात है लो प्रेशर स्टीम निकलेगा। स्टीम निकलेगा वो क्या करेगा? कंडेंसर कंडेंसर क्या करेगा? उस स्टीम को कंडेंस करेगा, फिर यहाँ हमें लिक्विड मिल जाएगा। लिक्विड मिल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कैसा हो रहा है? ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है ये प्रोसेस। तो इसलिए हमारा देखिए टेम्परेचर 4 से 1 में टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 4 यहाँ कांस्टेंट है, तो प्रेशर भी हमारा यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रोसेस। अब इसमें देखिए, ये जो आपको साइकिल दिख रहा है, ये जो आपको 1 से 2 और 3 से 4, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। 1 से 2 ये क्या हो रहा है? 1 से 2 आपका हो रहा है दैट इज आइसेंट्रोपिक। पंप है तो कंप्रेस कर रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 से 3 में क्या हो रहा है हमारा? 2 से 3 में हो रहा है हमारा आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, 3 से 4 में क्या हो रहा है? आइसेंट्रोपिक हो रहा है, बट यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है स्टीम, तो ये हो जाएगा एक्सपेंशन प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट है हमारा कौन सा प्रोसेस बचा? एक और 4 to 1। 4 to 1 आइसेंट्रोपिक के बाद क्या आएगा? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, तो ये 4 प्रोसेस है, ये याद रखना है आपको कारनोट में। अब देखिए आगे हम कंपेयर करेंगे कारनोट वेपर साइकिल को रैंकाइन वेपर साइकिल से। हाँ, और हम बताएंगे कि कैसे हम कारनोट साइकिल को या फिर कैसे हम रैंकाइन साइकिल को कारनोट के
एफिशिएंसी के बराबर कर दें। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि हम कार्नोट साइकिल को की एफिशिएंसी जो होगी वो रैंकाइन की एफिशिएंसी के बराबर कर दें? तो यस, ये पॉसिबल है। और हम एक चीज़ तो बट यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है, और कन्फ्यूज़ आप रहो क्योंकि आगे हम बताएँगे कि सर कार्नोट जो साइकिल जो है, अभी तक तो हम यही पढ़ रहे थे, यही एक ऐसा साइकिल है जिसकी एफिशिएंसी इसके अलावा कोई है ही नहीं, और आप कह रहे हो तब से कि रैंकाइन साइकिल है वो प्रैक्टिकल साइकिल है। फिर कैसे पॉसिबल है कि रैंकाइन साइकिल का जो एफिशिएंसी है वो कार्नोट के बराबर हो जाए? तो ये मैं आपको ये डाउट अभी रखे रहो, आगे क्लियर करूँगा, ठीक है? अब ये देखो यहाँ पे कार्नोट साइकिल का कुछ एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? तो किस तरीके से एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं? देखो एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क दैट इज नेट वर्क अपॉन क्यू इनपुट। ओके, नेट वर्क क्या हो जाएगा? क्यू इनपुट में से क्यू हीट रिजेक्ट कितना हो रहा है? हीट इनपुट माइनस हीट रिजेक्ट माइनस कर देंगे अपॉन क्यू आई। अब यहाँ पे ये बताइए कि क्यू आई की वैल्यू कितनी है? तो हीट इनपुट की बात करें तो कहाँ पे हीट इनपुट हो रहा है हमारा? देखिए 2 से 3 प्रोसेस में हीट इनपुट हो रहा है, यहाँ पे क्यू इनपुट हो रहा है, यहाँ पे हमारा हीट रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे तो देखिए क्लॉसियस इनइक्विलिटी का हेल्प लें। क्या कहता है क्लॉसियस इनइक्विलिटी में? फॉर्मूला जो है हमारा थर्मोडायनामिक में, कि जो एंट्रोपी होता है, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू और लेस देन किसके? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू अपॉन टी। तो रिवर्सिबल के केस में क्या होता है? जो हमारा ds होता है वो इक्वल हो जाता है डी क्यू अपॉन टी के, और हमारा इरिवर्सिबल के केस में ds लेस देन, ठीक है, एंट्रोपी लेस देन। तो हमारा कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्यू इनपुट लिख सकता हूँ चेन ds 2 और 3 में। एंट्रोपी देखिए, इसका एंट्रोपी क्या है? S3 और S4 आपस में बराबर हैं। यहाँ पे जो एंट्रोपी है ये क्या है? S1 और S2 आपस में बराबर है। क्लियर है? तो हम लिख सकता हूँ इसको S3 माइनस S2 और साथ में T टेम्परेचर। यहाँ पे ये कौन सा टेम्परेचर है? दिस इज टेम्परेचर 1 मान लेते हैं, उसको मैं टेम्परेचर 2 मान लेता हूँ, 1 2। ये हो जाएगा, यहाँ पे हीट ऐड हो रहा है कितना? T1 टेम्परेचर पे। हीट रिजेक्ट का क्या हो जाएगा? हीट यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। तो ये देखिए कम तो ज़्यादा कौन सा है? 4 वाला ज़्यादा है, तो S4 माइनस S1, और ये हो जाएगा T2 पे हो रहा है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए यहाँ पे S3 S4 के इक्वल है, S3 S4 के इक्वल है, और S2 S1 के इक्वल है। देयरफॉर QI को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं S4 माइनस S1 अपॉन इंटू T1, है ना? देयरफॉर एंड हमारा एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? S4 माइनस S1 T1 माइनस क्यू आर कितना है? दिस S4 माइनस S1, ओके, S4 माइनस S1 और ये T2 अपॉन S4 माइनस S1 अपॉन T2। यहाँ से अगर मैं ये S4 माइनस S1 कॉमन ले लूँ तो ये नीचे वाला और ऊपर वाला कट जाएगा, बचेगा T1 माइनस T2 अपॉन T2, है ना? सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गया है, ये T1 है ना टेम्परेचर, ये T1 होगा, दिस इज T1 टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर T2। ओके, ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T1, ठीक है, ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T1, और दैट इज T2। ठीक तो था यार। यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगा 1 माइनस T1 अपॉन T2, ठीक है। वैसे अपन ने क्या करा था? अपन यहाँ पे क्यू आई T1 था तो T1, अरे यार ठीक तो था, उस तरीके से भी ठीक था। चलो अभी एफिशिएंसी जो आई 1 माइनस T1 अपॉन T2, क्योंकि मैंने T1 नीचे का वाले को माना है, T2 ऊपर वाले को माना है, ठीक है। लेकिन आप बुक में जो देखे होंगे, बुक में कभी कभी क्या करता है हमारा, ये जो 1 2 आपने है ना, बुक में नंबरिंग यहाँ से चालू करता है, कभी कभी 1 2 3 और 4 नंबरिंग इस तरीके से चालू करता है, ठीक है। तो अपन इसको ऊपर T1 और नीचे T2 होता है, तो इस तरीके केस में अगर ऊपर हमारा T1 हुआ और नीचे हमारा T2 आया, इस केस में 1 माइनस T2 अपॉन T1 हमारा आंसर आता है एफिशिएंसी। तो ये चीज ध्यान रखना, नंबरिंग पे डिपेंड करता है ये चीज, ठीक है। फॉर्मूला रखते जाओ, आंसर डायरेक्ट है। सही था वो, मैंने कंफ्यूज होके ये कर दिया। क्लियर है? अच्छा, अब ये चीज तो क्लियर हो गया ना। अब अपन इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं।
अब मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ क्यों कार्नोट साइकिल हमारा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कार्नोट साइकिल क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कुछ लिमिटेशन है कार्नोट साइकिल में। क्या लिमिटेशन है कार्नोट साइकिल का? ये लिमिटेशन ये है, सबसे पहला लिमिटेशन कि द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो है 1 से 2 प्रैक्टिकली नॉट अचीवेबल, ठीक है? क्योंकि इट इज़ डिफिकल्ट टू हैंडल टू फेज सिस्टम 1 से 2। ध्यान से देखा जाए, ये देखिए 1 से 2 जो प्रोसेस है हमारा, इसमें क्या है, हमारा पंप है। 1 से 2 प्रोसेस में हमारा है पंप, क्लियर है? और जो पंप होता है वो क्या करता है, लिक्विड को, या तो लिक्विड को अच्छे से पंप पंप कर देता है, या तो आपका और गैस को, ठीक है? लिक्विड प्लस गैस को हमारा पंप जो है वो काम नहीं करता है। आपके घर में जो आप मोटर पंप, पानी के लिए जो मोटर पंप यूज़ करते हो, तो उसमें कभी एयर ले लेता है, तो आपका पानी कैसे आता है? थोड़ा-सा पानी आता है, फिर गैस, फिर पानी, फिर गैस। आप बोलते हो लगता है पंप ने एयर ले लिया। फिर एयर आप लीक करा एयर निकालते हो पंप का, ताकि प्रेशर अच्छे से मेंटेन हो। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि पंप लिक्विड और गैस के साथ काम करे। बट यहाँ पे जो कार्नोट साइकिल में हर प्रोसेस में कोई पर्टिकुलर एक फ्लूइड नहीं है। हर प्रोसेस में 2 फ्लूइड हैं कार्नोट साइकिल में। और जी बॉयलर भी जो हमारा, और खासकर पूरे केस में जो हमारा पंप है और टरबाइन है, 2 फेज को हैंडल नहीं कर सकता। पंप तो हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि आप अभी मैं समझ गया, लिक्विड प्लस गैस रहा तो पंप हमारा जो प्रेशर, क्योंकि गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, लिक्विड हमारा कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो हमारा अच्छे से प्रेशर पंप में बन नहीं पाएगा, और हमारा जब पंप हायर पे हायर जो प्रेशर P2 मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो हमारी साइकिल काम ही नहीं कर पाएगी, है ना? प्रैक्टिकली ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली या तो हमें लिक्विड चाहिए पंप में, या तो पूरा का पूरा लिक्विड आए, या पूरा का पूरा गैस आए, तभी हमारा पंप काम करेगा। ठीक है? ये प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। पंप में हमारा लिक्विड ही आता है, उसके साथ गैस नहीं आता है। बट हमारा जो ये जो कार्नोट साइकिल है, इसको अगर तुम हम ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे लिक्विड के साथ-साथ गैस भी आ रहा है, और लिक्विड के साथ गैस आ रहा है, तो हमारा वो पंप काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे कैसे काम कर रहा है? लिक्विड के साथ-साथ गैस भी आ रहा है आपके पंप में। तो ये काम कैसे कर रहा है? ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने इसको मान लिया है, एज़्यूम कर लिया है, क्योंकि ये हमारा थ्योरेटिकल साइकिल है, ना कि हमारा प्रैक्टिकल साइकिल है। देखिए, अब ये बताइए, टरबाइन से जो हमारा निकलेगा, टरबाइन से जो हमारा स्टीम निकला, टरबाइन से जो हमारा स्टीम, जनरली स्टीम के साथ-साथ कुछ बबल्स भी निकलेंगे, लिक्विड के पार्टिकल भी निकलेगा। क्यों निकलेगा अभी घुमाऊँगा तो क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए अभी कि यहाँ से स्टीम के साथ-साथ लिक्विड भी निकल रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब बॉयलर हीट एक्सचेंजर के अंदर जब स्टीम घुसेगा, तो क्या यहाँ पे प्योर लिक्विड निकलेगा? निकलना तो प्योर लिक्विड चाहिए ना? जी नहीं। मान लेते हैं कि हमारा 80% स्टीम यहाँ से एंटर किया कंडेंसर में, 80% और बाहर क्या 80% लिक्विड निकल जाएगा। 80% ये स्टीम जो था, क्या वो पूरी की पूरी कन्वर्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या हमारा हीट एक्सचेंजर इतना परफेक्ट है कि 100% स्टीम को 100% लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है? इतना अच्छा अब ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो जो हमारा लिक्विड निकलेगा बाहर, वो कितना निकल सकता है? हो सकता है 30% या फिर 40% आपका लिक्विड निकलेगा। बाकी का जो उसमें है, या फिर मान लेते हैं 50% लिक्विड निकल गया, बाकी के जो 30% है, मान लीजिए उसमें 10% लॉस भी हो गया, तो 20% क्या है? लिक्विड है। तो यहाँ पे जो निकलेगा परफेक्ट लिक्विड ना निकल के लिक्विड के साथ-साथ कुछ गैस भी होगा। गैस यानी वेपर होगा। अब ये लिक्विड प्लस वेपर जब हमारा पंप के अंदर घुसेगा, तो हमारा क्या पंप अच्छी तरीके से काम करेगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि पंप जो होता है लिक्विड और गैस दोनों को एक साथ काम कर ले? प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है, बट हमारा कार्नोट साइकिल में तो यही हो रहा है। और यहाँ पे जब ये पंप करता है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लिक्विड, यहाँ भी जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? ज़ाहिर-सी बात है, लिक्विड के साथ-साथ यहाँ पे और पंप करेगा, वेपर भी निकलेगा, यहाँ भी निकलेगा। तो क्या ये पंप जो प्रेशर हमें चाहिए, P2 प्रेशर चाहिए, क्या वो P2 प्रेशर तक हमें ये पंप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, कुछ कमी करेगा, है ना? और जब प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, प्रीहीटिंग वाला काम खत्म हो गया। जब ये बॉयलर में जाएगा, तो क्या ये बॉयलर एट पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या ये बॉयलर पूरा का पूरा लिक्विड को कन्वर्ट कर देगा? जी नहीं, यहाँ पे जो निकलेगा लिक्विड के साथ-साथ कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस भी होगा। अगर ऐसा हुआ तो टरबाइन के ब्लेड में कोरोजन हो जाएगा बिकॉज़ ऑफ लिक्विड, और हमारा ब्लेड खराब हो जाएगा। तो ओवरऑल हर पार्ट में हमको लिक्विड प्लस गैस दिख रहा है कार्नोट में। यही हमारा फैक्ट है। बट प्रैक्टिकली अगर लिक्विड प्लस गैस टरबाइन में आया, टरबाइन जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और रीहीटर लगाते हैं। पंप में इसको कन्वर्ट एक और कंडेंसर लगाते हैं, ताकि वो हमारा पूरा और एक बार कंडेंस होने से हमारा जो आउटपुट में सिर्फ लिक्विड निकले।
ठीक है, तो प्रैक्टिकली में यही चेंजेस हम करते हैं, तब हमारा क्या होता है, बट ये चेंजेस करने की वजह से हमारी थोड़ी सी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ये चेंजेस करने की वजह से थोड़ी सी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ओके, तो आई थिंक आपको लिमिटेशन क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे वही चीजें लिखा है, द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1 से 2 में प्रैक्टिकली नॉट अचीवेबल बिकॉज डिफिकल्ट टू हैंडल टू फेज सिस्टम। पंप नहीं हैंडल कर सकता दो फेज लिक्विड और गैस को, ठीक है। एंड इफ द स्टीम क्वालिटी इज पुअर, बॉयलर से निकलने के बाद स्टीम की क्वालिटी अगर पुअर है, उसमें लिक्विड की मात्रा ज्यादा है, तो इट इज डिफिकल्ट टू कैरी आउट, टरबाइन का ब्लेड कोरोड हो जाएगा। ये कुछ कुछ लिमिटेशन था हमारा, ये सब लिमिटेशन लेकर हमारा कार्नोट साइकिल 100% देता है। बट ये सब चीजें अगर हम लगा दें तो हमारा जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा मशीन लगाएंगे तो एफिशिएंसी उतना कम होते जाएगा, ठीक है। पता, बट हाँ उसके करीब पहुंच जाता है। इसलिए स्टीम पावर प्लांट में हम रैंकाइन साइकिल का जनरली यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग पावर, ठीक है। क्या होता है रैंकाइन साइकिल, यहाँ पे चीजें लिखा है नहीं लिखा है तो एक बार मैं पढ़ ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल क्लियर हो जाए। सो रैंकाइन साइकिल कहता है, फ्रॉम द एबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट इवन थ्रू द कार्नोट साइकिल इज अ थियोरेटिकल साइकिल मोस्ट एफिशिएंट, ठीक है, इट इज अ मोस्ट एफिशिएंट, बट इट इज इम्प्रैक्टिकल टू बिल्ड एन इंजन ऑन दिस साइकिल, ठीक है। सेम टू सेम बनाना इम्पॉसिबल है। Therefore, we have to look for another cycle which should corresponding and to be free from inherent practical limitations of the Carnot cycle, ठीक है, जो limitations थे। Such an ideal cycle for steam power plant is Rankine cycle। तो वो सब चीजों को हटाते हुए फिर हमने रैंकाइन साइकिल बनाया जो प्रैक्टिकली बनाया जा सकता है और जो कार्नोट की लिमिटेशन है उसको फार करता है, इनहेरेंट करता है उसके, एंड देन लगभग एफिशिएंसी है जो उसके बराबर या उसके आसपास पहुंचता है। आगे हम बात करेंगे किस तरीके से हम रैंकाइन साइकिल को कार्नोट की एफिशिएंसी के बराबर तो नहीं बट हाँ लगभग 90% तक हम पहुंचा देते हैं विद द हेल्प ऑफ रीहीटिंग, रीजनरेटिव, इसकी हेल्प से। बहुत सारे मेथड हम सीखेंगे रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ाने का। बट अभी हम जो डिस्कस करेंगे जस्ट बैक में हम डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कैसे रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी कम होती है कार्नोट साइकिल से। हाउ रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी इज लेस देन कार्नोट साइकिल, ठीक है। इसको प्रूव करके बताएंगे, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। वैसे तो हम बोल तो सकते हैं कारनोट तो 100% एफिशिएंसी है और ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल मशीन है नहीं जो 100 देगा। जाहिर सी बात है ये चीज तो कोई भी बोल सकता है, बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो हम समझेंगे जब इन दोनों का कंपेयर करेंगे तब, ठीक है। ओके, तो रैंकाइन साइकिल का देखिए मैंने ये फिगर बनाया, जो फिगर यहाँ पे कंपोनेंट के जो फिगर्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली जो मैंने पहले बताया वही है कि 1 से 2 पे। यहाँ अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, नंबरिंग चेंज कर दिया है। यहाँ पे मैंने 1 से 2 में, पहले 1 से 2 क्या था, कार्नोट साइकिल में 1 से 2 मैंने क्या रखा था, कार्नोट साइकिल में पंप में रखा था 1 से 2, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 से 2 में टरबाइन रखा है। तो ये नंबरिंग आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हैं, बट ग्राफ तो हमारा सेम ही बनेगा, ठीक है। बस नंबरिंग इधर उधर। तो 1 से 2 प्रोसेस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा आपको। ये हमारा 1, ये हमारा 2। 1 से 2 में हम टरबाइन का रख रहे हैं, ठीक है। 2 से 3 में, दैट इज 3 पॉइंट जो है 2 से 3 में हमारा क्या है, हमारा दैट इज कंडेंसर या हीट एक्सचेंजर भी बोला जाता है, हीट एक्सचेंजर तो होता है ना। 3 से 4th में हमारा क्या होता है, क्या लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है। 4 से 1 में हमारा क्या लगा है, बॉयलर लगा हुआ है। क्लियर है, सेम है। कौन कैसे काम करता है, कार्नोट का जैसे है वैसा इसका भी काम करेगा, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अब 1 से 2 में क्या हो रहा है, 1 से 2 में यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, किसका, स्टीम का एक्सपेंशन हो रहा है। तो तो यहाँ पे टरबाइन में क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कम होता है, प्रेशर कम होता है और टेम्परेचर जो है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। बिकॉज ये जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, ये है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज तो हो नहीं रहा, बट देयर विल बी वर्क डन प्रोड्यूसेस, वर्क आउटपुट आपको मिल रहा है, एंड देयर द प्रेशर विल बी डिक्रीज बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन। the pressure is expansion of steam, the pressure and temperature will be decreases. Okay, so from in pv diagram we make one process 1 say 2, this process 1 say 2, this is 1 say 2 is a pressure decreases, and in ts diagram you can see that from process 1 say 2, process 1 say 2, this is 1 and this is 1 से 2, the temperature will be decreases. Again 2 से 3 isothermal process होता है,
टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है 2 से 3 पे, कंडेंसर है तो 2 से 3 पे क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो प्रेशर भी क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। देखिए प्रेशर हमारा यहाँ पे 2 से 3 पे प्रेशर भी कांस्टेंट है, दैट इज P2 इज इक्वल टू P3, कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर भी आप देखिए यहाँ पे टेम्परेचर भी हमारा कांस्टेंट है, T2 दैट इज T2 इज इक्वल टू T3। इतना क्लियर हो गया है ना। अब देखिए 3 से 4 में पंप है, तो पंप क्या करता है, प्रेशर बढ़ाता है, तो उसके कारण टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 3 से 4 में क्या हो रहा है, हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, ये मैंने देखिए 3 से 4 में मैंने प्रेशर बढ़ाया तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। बट 3 से 4 में जो टेम्परेचर है ये कुछ इस तरीके का बढ़ेगा, ठीक है, ये ऐसे जाता है और उसके बाद कहीं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया 5। पीछे वाला डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। अपन ने इस डायग्राम को इधर का उधर का पॉइंट नंबर कर दिया। कहाँ था, ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, दिस इज फोर्थ पॉइंट। ओके, ये एक्स्ट्रा मैंने फिफ्थ पॉइंट लिया है जो आपको जरूरत नहीं है अभी फिलहाल डालने का, ये जस्ट नेमिंग के लिए। ये मैंने 4 तक टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर कैसे, इस बार देखो कार्नोट में जो टेम्परेचर है 3 से 4 तक का, देखो ध्यान से, कार्नोट में जो टेम्परेचर है 3 से 4 तक का, ये क्या हो रहा था, डायरेक्ट चेंजेस, सॉरी इसका 3 से 4 क्या है, इसका 3 से 4 क्या है यहाँ, पंप का, और कार्नोट का पंप क्या है 1 से 2। ओके, देखिए कार्नोट का जो पंप है, पंप का 1 से 2 डायरेक्ट ये हाई टेम्परेचर T1 से डायरेक्ट T2 पे चला जा रहा है, T1 से डायरेक्ट ये T2 मैक्सिमम पे चला जा रहा है कार्नोट में। ये है इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है, डायरेक्ट मैक्सिमम टेम्परेचर पे चला जा रहा है। बट प्रैक्टिकली ये चीज तो पॉसिबल है नहीं हाईएस्ट टेम्परेचर तक, क्योंकि दैट इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकली। सो 3 से 4 में पहले डायरेक्ट जाता है 4 तक, उसके बाद फिर धीरे धीरे लॉगरिथमिक टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड देन इट कैन अटैच विथ 1। ओके, फिर 4 से 1 में क्या होता है, 4 से 1 में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो 4 से 1 में हमारा प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। 4 से 1 में प्रेशर कांस्टेंट, P1 is equal to P4 and there will be temperature भी constant P4 and temperature will be here we can see that the temperature linear, first of all it logarithmic expansion and then it will be linear, temperature constant and it, but before बिफोर गोइंग टू द बॉयलर द प्री हीटिंग इन द पंप, प्री हीटिंग हम ऑलरेडी पंप में प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद ये एक्सपेंशन होता है। तो ये डिफरेंस होता है एक्चुअल में हमारा कार्नोट और इसका। कार्नोट में डायरेक्ट हमारा इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, ये 1 2 ये 3 और ये डायरेक्ट 4 और ये फिर 1 चला जाता है। बट हमारा जो रैंकाइन साइकिल है, जो प्रैक्टिकल साइकिल में है, वो 4 से 1 डायरेक्ट नहीं ना जाकर पहले थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा एंड देन इट विल बी कांस्टेंट। ओके, तो ये थोड़ा सा कुछ हमारा था रैंकाइन साइकिल का, और आगे जब डिफरेंस में हम डिस्कस करेंगे ना तब बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा रैंकाइन और इनके बीच में क्यों ये साइकिल ऐसे बना है, ठीक है, क्यों इस तरीके से बना है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये सब हम अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर कर देंगे। ओके, नाउ एनालिसिस ऑफ रैंकाइन साइकिल एंड देयर एफिशिएंसी, किस तरीके से रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी आती है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं इस पीडीएफ का थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए एज्यूम पहले हम टरबाइन का, देखिए एफिशिएंसी की बात किया जाए तो एफिशिएंसी ऑफ क्या हो जाएगा, रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, दैट इज टरबाइन का वर्क, वर्क आउटपुट माइनस वर्क इनपुट अपॉन हीट एडेड, है ना, क्यू आई। डब्ल्यू टी मतलब टरबाइन का वर्क माइनस पंप का वर्क अपॉन क्यू आई हीट इनपुट, यही हमारी एफिशिएंसी का नॉर्मल फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमारा निकल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब हम सबसे पहले टरबाइन टरबाइन है, टरबाइन से हमें क्या मिलता है, वर्क आउटपुट मिलता है, तो टरबाइन का हम बस टरबाइन बना रहे हैं और टरबाइन से हम डब्ल्यू टी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम टरबाइन हमने बनाया और हमने यहाँ पे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई किया, एसएफई इक्वेशन अप्लाई किए, थर्मोडायनेमिक में पढ़े थे। तो एसएफई इक्वेशन क्या होता है, H1 प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2, V1 क्या है, वेलोसिटी एट 1 इनलेट एंड दिस इज 2 पॉइंट आउटलेट, जी Z1 प्लस Q हीट इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी Z2, Z2 क्या है, डेटम लेवल, लेवल तो Z1 और Z2 डेटम लेवल दोनों इनपुट और आउटपुट का सेम है, प्लस यहाँ पे हमको वर्क मिल रहा है इसलिए प्लस वर्क। तो यहाँ पे क्या होता है कि वेलोसिटी जो होती है एट इनलेट एंड आउटलेट इट विल बी सेम, so it there will be cancelled and the datum will be same, z1 is equal to z2, z1 z2 cancel, तो बचा क्या, h1 plus q is equal to h2 plus w, ठीक है। सो
प्रोसेस 1 से 2 जो है, इनलेट प्रोसेस है 1 और ये 2, प्रोसेस 1 से 2 जो हमारा टरबाइन में हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, हमारी ये प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, 1 से 2 एडियाबैटिक एसिंट्रोपिक प्रोसेस, तो हीट विल बी 0। तो यहाँ पे हम Q की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो H1 इज इक्वल टू H2 प्लस WT हो जाएगा, और यहाँ से WT की वैल्यू आ जाएगी, टरबाइन में कितना वर्क डन हो रहा है इसकी वैल्यू आ जाएगी H1 माइनस H2, ठीक है, एंथैल्पी, एंथैल्पी एट 1 माइनस एंथैल्पी एट 2, क्लियर हो गया। नाउ 2 से 3, 2 से 3 क्या लगा था हमारा, 2 से 3 में क्या लगा था, ये देखिए प्रोसेस कहाँ है, 2 हमारा 3, इसको मिटा दिया जाए, थोड़ा दिख नहीं रहा है। 2 से 3 हमारा कंडेंसर है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, हम जानते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वर्क डन की जो वैल्यू आती है वो 0 आती है ना। तो 2 से 3 में आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कंडेंसर वाला जो है, तो वर्क डन विल बी 0। देयरफॉर ये इसी इक्वेशन का हेल्प ले, इसी जो हमारा आया है SFE इक्वेशन, इसी इक्वेशन का हेल्प करेंगे। तो एच यहाँ पे, बट ये जो प्रोसेस है 2 से 3 के बीच में हो रहा है, तो H2 प्लस QR, दिस इज QR कंडेंसर हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू H3, 2 और 3 के बीच में, और वर्क जो होगा वो 0 है तो 0 हो गया, तो यहाँ से QR क्या आ गया, H3 माइनस H2, H3 माइनस H2। नाउ 3 से 4 क्या था, पंप था हमारा, तो पंप में क्या हो रहा है, हमारा एडियाबैटिक है, Q विल बी 0, तो Q विल बी 0, 3 से 4 प्रोसेस हो रहा था, तो H3 इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूला में ये H3 पुट कर दीजिए, यहाँ H2 की जगह H4 पुट कर दीजिए, Q 0 हो गया, यहाँ से जो WP की वैल्यू आ जाएगा, पंप का वर्क आ जाएगा H4 माइनस H3, H4 माइनस H3, पंप का वर्क डन आ गया, ठीक है। नाउ अब हमें इनपुट लगाना है, तो हीट जो बॉयलर में जो हीट इनपुट हो रहा है, तो हीट इनपुट जो प्रोसेस है 4 से 1, 4 से 1 हीट इनपुट का प्रोसेस है, तो हीट इनपुट मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, तो वर्क डन विल बी 0, वर्क डन विल बी 0, देयरफॉर H4 प्लस QI प्लस इज इक्वल H4 से H1, तो H4 H1 और जो वर्क डन है वो 0 हो गया, तो यहाँ पे वर्क डन मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ से QI आ गया H1 माइनस H2। तो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ दैट इज रैंकाइन साइकिल, WT वर्क डन ऑफ टरबाइन में से वर्क डन पंप का माइनस कर देंगे अपॉन QI, तो जो वैल्यू आई है उसको पुट करें, और सिंस द पंप वर्क, अगर देखा जाए तो जो हमारा आउटपुट मिलता है, जो हमें आउटपुट टरबाइन से, जो हमारा इस पावर प्लांट से जो आउटपुट मिलता है, आउटपुट की जो वैल्यू होती है, वर्क आउटपुट की जो वैल्यू होती है, और कहा जाए टरबाइन की जो वर्क होती है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पंप में जो वर्क हम देते हैं, इसलिए हम पंप का वर्क को अगर रिजेक्ट कर दें तो ओवरऑल एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा यहाँ से, दैट इज H1 माइनस H2 अपॉन H1 माइनस H4, ठीक है, H1 माइनस H2 अपॉन H1 माइनस H4, क्लियर है। और दूसरा एक और तरीका है आपको याद करने का, किस तरीके से याद कर सकते हो, एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल वर्क आउटपुट अपॉन इनपुट, हीट इनपुट, ठीक है, तो वर्क आउटपुट दैट इज टरबाइन वर्क अपॉन QI, टरबाइन वर्क क्या है, एंथैल्पी इसका 1 से 2, 1 का एंथैल्पी ज्यादा होगा कि 2 का एंथैल्पी ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है 1 का एंथैल्पी ज्यादा होगा, तो ये हो जाएगा H1 माइनस H2, और Q इनपुट कहाँ दे रहे हो, हीट इनपुट कहाँ हो रहा है, Q इनपुट बॉयलर में हो रहा है 4 से 1 में, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ा तो एंथैल्पी भी बढ़ेगा, ये क्या हो जाएगा H1 माइनस H4। तो यहाँ से डायरेक्ट एफिशिएंसी, डायरेक्ट आप इस तरीके से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, H1 माइनस H2 अपॉन H1 माइनस H4, डायरेक्ट हमने एफिशिएंसी आपको निकालना सिखा दिया रैंकाइन का, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें और दिया हुआ है, परफॉर्मेंस पैरामीटर, स्टीम रेट क्या होता है, स्टीम रेट निकालने के लिए 3600 से WT माइनस WP को आप कर देना, तो kg पर किलोवाट आवर में आपका स्टीम रेट निकल जाएगा। वर्क रेशियो क्या है, तो नेट वर्क डन कितना डेवलप हुआ, डेट इज WT माइनस WP अपॉन ग्रॉस वर्क, कितना आपको WT, इससे आपको निकल जाएगा, ओके। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं कार्नोट और रैंकाइन के बीच का क्या कंपेरिजन, ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं कार्नोट साइकिल और रैंकाइन साइकिल के बीच का डिफरेंस क्या है। तो कार्नोट साइकिल में हम देखें कि हमारा जो 1 से 2 जो पंप का काम था, 1 से 2 पंप हमारा प्रेशर टू मैक्सिमम टेम्परेचर तक पहुंच जा रहा है, क्योंकि प्रेशर हमारा उतना डेवलप कर पा रहा है, प्रेशर भी डेवलप कर रहा है, तो प्रेशर बढ़ा पंप में, ये पंप का पार्ट है 1 से 2, तो टेम्परेचर ही बढ़ा, तो हमारा जो कार्नोट साइकिल है वो मैक्सिमम जो टेम्परेचर अचीव करना था साइकिल के लिए वो अचीव कर ले रहा है T2,
ठीक है, अचीव कर ले रहा है किस केस में, लिक्विड प्लस गैस के केस में। क्या पंप लिक्विड प्लस गैस के साथ काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। लिक्विड प्लस गैस के साथ पंप हमारा अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकता। जो हमें प्रेशर मेंटेन करना है वो प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाएगा, और प्रेशर जब उतना हमको मिल ही नहीं पा रहा है तो टेम्परेचर कैसे मैक्सिमम मिल जाएगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना? तो कैसे हमारा ये कार्नोट साइकिल इसी मतलब इसीलिए कार्नोट साइकिल, क्योंकि ये सब चीज़ों को हमने लिक्विड प्लस गैस में हम मान लिए पंप काम करता है और अच्छा काम करता है, ठीक है? ये कार्नोट ने माना, बट प्रैक्टिकली ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकली में अगर आप देखोगे, तो ये हमारा रैंकाइन साइकिल का बना हुआ है, तो रैंकाइन साइकिल का प्रैक्टिकली कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है? ये सुपर हीटिंग, यहाँ तक गया, यहाँ से बाद मैंने सुपर हीट कर दिया, ठीक है? उसके बाद ये इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है, ठीक है? तो मैं डायग्राम एक बार फिर से बना देता हूँ रैंकाइन साइकिल का। ओके, ये वाला आपको दोनों साइकिल में क्लियर मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या होता है। ओके, 4 से 1, ये क्या टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम मैं बना रहा हूँ। 4 से 1, दिस इज 0.4, दिस इज 0.1। क्या होता है भाई 4 से 1 में? ये देखिए 4 कहाँ है, ये रहा हमारा। ओके, हम इस फिगर का यूज करेंगे कार्नोट में, क्योंकि कार्नोट और रैंकाइन का कंपोनेंट वाला तो सेम होगा। 4 से 1 में हमारा पंप है, 4 से 1 में हमारा, सॉरी पंप कह रहे हैं, कंडेंसर है। 4 से 1 में जब हमारा कंडेंसर है, तो जाहिर सी बात है कंडेंसर क्या करता है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है, तो 4 से 1 टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए मैंने ये इक्वल लाइन बनाया है। 4 से 1 में टेम्परेचर कंडेंसर है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, दिस इज 4 एंड दिस इज 1। कंडेंसर के बाद जो लिक्विड निकलता है वो कहाँ जाता है? कंडेंसर के बाद जाता है पंप में, तो 1 के बाद इधर क्या निकलेगा, 2। तो 1 से 2 क्या करेगा, पंप। तो यहाँ कंडेंसर से जो लिक्विड निकलती है, तो ये जो पंप है, पंप में आने से पहले क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसके बाद टेम्परेचर कुछ इस तरीके का यहाँ बढ़ेगा, एंड देन दिस इज गोन लाइक दैट, एंड दिस इज 2 पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर डायरेक्ट पंप में घुसते ही टेम्परेचर 1 से 2 हो गया कार्नोट में, बट रैंकाइन में ऐसा नहीं हो रहा। 1 से 2 जा रहा है पंप में, ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। बिकॉज क्यों? बिकॉज उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर लिक्विड के साथ साथ हमारा गैस भी है। तो पंप हमारा जो मैक्सिमम अचीवेबल टेम्परेचर चाहिए वो अचीव नहीं कर पा रहा है, बट पंप धीरे धीरे काम करते करते धीरे धीरे उसकी इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ेगी, एंड देन ये पहुंचेगा कहाँ तक, हमारा 1 to 3 पॉइंट तक। ओके, दैट इज, अब ये पहुंचा 3 तक हमारा। अब 3 के बाद क्या हो रहा है, 3 से 4 डायरेक्ट हमारा क्या हो रहा है, टरबाइन में कम हो जा रहा है प्रेशर, डायरेक्ट प्रेशर टरबाइन में कम हो जा रहा है, टेम्परेचर भी कम हो जा रहा है। बट क्या ऐसा पॉसिबल है नहीं ना। रैंक, क्योंकि टरबाइन में आपका जो टरबाइन है उसमें आपको प्योर लिक्विड प्योर गैस चाहिए, बट कार्नोट में गैस के साथ साथ लिक्विड भी जा रहा था, ये तो खराब कर देगा। तो अगर मुझे प्योर गैस चाहिए तो मुझे पक्का का पक्का एक बार और हीट करना पड़ेगा, ताकि सुपर हीट करना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर से स्टीम के अंदर से सारा का सारा निकल जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसको सुपर हीट करूंगा, और सुपर हीट करूंगा तो ये वाली जो लाइन है ये हमारी इधर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर, है ना। और ये लाइन फिर जाकर आपस, फिर ये लाइन जो है थोड़ा सा इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, और ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। दिस इज एक्चुअल में होना चाहिए 3, तो ये हो जाएगा 3 डैश, ये हो जाएगा 4 डैश। ओके, लाइक दिस, एक्चुअल में ये होता है। तो मैं यहाँ पे देखिए रैंकाइन साइकिल में ये फिगर जो बना है यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इस फिगर में क्या दिख रहा है, 1 डबल डैश 2 डबल डैश क्या शो कर रहा है, 1 डबल डैश और 2 डबल डैश ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपका वेट रीजन है, जो स्टीम निकल रही है, जो स्टीम निकल रही है वो बॉयलर से वो वेट है बहुत ज्यादा, उसमें लिक्विड की मात्रा ज्यादा है। 1 से 2 में क्या हो रहा है, 1 से 2 में जो स्टीम टरबाइन के अंदर आ रही है वो कैसी है, वो सैचुरेटेड लिक्विड है, वो सैचुरेटेड लिक्विड है, सॉरी सैचुरेटेड गैस है, गैस वाली लाइन है ना। और 1 डैश से 2 डैश क्या, सैचुरेटेड गैस में भी थोड़ा बहुत हमारा लिक्विड रहता है। 1 डैश से 2 डैश क्या हो रहा है, 1 डैश से 2 डैश हमारा सुपर हीटेड है,
सुपर हीटेड स्टीम, यही तो रिक्वायर्ड है टरबाइन को। टरबाइन को सुपर हीटेड स्टीम चाहिए, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज टरबाइन का ब्लेड खराब हो जाएगा। ये 3 केस बनता है, या तो टरबाइन बॉयलर से, या तो टरबाइन में हमारा पूरा का लिक्विड ज़्यादा और गैस कम आए बिकॉज ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन के कारण, ठीक है, या तो हमारा सिर्फ गैस ज़्यादा लिक्विड थोड़ा सा कम हो, या तो हमारा पूरा का पूरा गैस आए। हमें क्या रिक्वायर्ड है, ये चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए हमारा ये फिगर इस तरीके का बनता है। ये पूरा जॉइंट किस तरीके से बनता है आपको क्लियर हो गया। अब ये बताइए, क्या मैं रैंकाइन साइकिल में कार्नोट साइकिल बना सकता हूँ? यस, रैंकाइन साइकिल में मैं कार्नोट साइकिल बना सकता हूँ। किस तरीके से? तो हमारा रैंकाइन में कार्नोट नहीं बन जाएगा इस तरीके से कुछ, ये और ये लाइन मिला के। ये लीजिए, ये 1, ये 2 डैश, ये 1 डैश, तो ये हमारा जो है 2 डैश, 3, 4 और 1 डैश, ये कार्नोट की तरह बन गया, ये कार्नोट का है। ओके, और बाकी का जो हमारा है 1, 2, 3 डैश और 4 डैश, ये जो है ये हमारा रैंकाइन का है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि रैंकाइन के इन कर्व के अंदर का जो एरिया है वो ज़्यादा है, इसलिए रैंकाइन की एफिशिएंसी ज़्यादा है और कार्नोट की कम है। ये ऐसे आप इसको डायरेक्टली नहीं कह सकते, ठीक है। कार्नोट पॉसिबल ही नहीं है, कार्नोट आपका पॉसिबल ही नहीं है थ्योरेटिकल बनाना इस तरीके से, और जो रैंकाइन है वो हमारा प्रैक्टिकली पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। तो इसलिए हम अपन कह सकते हैं रैंकाइन की जो एफिशिएंसी होती है, रैंकाइन की जो एफिशिएंसी होगी वो कम होगी किससे, हमारी कार्नोट से। जाहिर सी बात है, क्योंकि रैंकाइन साइकिल जो है वो हमारी प्रैक्टिकल साइकिल है, प्रैक्टिकल साइकिल। बट मैंने आपसे एक चीज और कहा था, क्या हम रैंकाइन साइकिल को कार्नोट के बराबर कर सकते हैं? ये अभी भी क्वेश्चन है, इसको आगे छुप रखे रहो, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। कर सकते हैं ये चीज, चलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, कर सकते हैं, बट इसका केस बनता है कार्नोट की एफिशिएंसी के बराबर हम रैंकाइन की एफिशिएंसी कैसे कर सकते हैं, बट आइडियल रैंकाइन रीजनरेटिव साइकिल में, जो आइडल रैंकाइन साइकिल होती है उसकी एफिशिएंसी और कार्नोट की एफिशिएंसी हम इक्वल कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, रैंकाइन हमारी प्रैक्टिकल साइकिल तो होती है, बट उस साइकिल में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करके, थोड़ी बहुत चीज़ों को अगर मैं निग्लेक्ट कर दूं तो वो हमारा आइडियल बन जाएगा। फिर वो भी हमारा जो आइडियल रैंकाइन रीजनरेटिव साइकिल है, जनरली वो भी एक तरीके का थ्योरेटिकल ही साइकिल हुआ, है ना। तो इस तरीके से हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं, बट रियल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाउ कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम 3 मेथड यूज कर सकते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला है प्रेशर को कम कर दें। अगर हम प्रेशर को देखिए कम कर दें, ठीक, कैसे प्रेशर कम हो रहा है देखिए, हमारा पहले प्रेशर कितना था, 1 था, P1 था, ठीक है। अब प्रेशर को अगर मैं नीचे कम कर दूं, P1 से नीचे क्या आता है, मान लेते हैं ये P0 है, मैं 0.5 कर दूं, नाम ले लिए P0.5, प्रेशर कम कर दूं, तो इस केस में भी हमारी रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। किस तरीके से बढ़ती है आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है, अगर हम सुपर हीट कर दें, तो अगर हम सुपर हीट कर दें, टेम्परेचर और मैं बढ़ा दूं, सुपर हीटिंग रीजन में और चला जाऊं, तो सुपर हीटिंग रीजन में जाने से हमारा सुपर हीटिंग हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इससे भी सुपर सुपर हीटिंग से भी आपको एफिशिएंसी बढ़ जाएगी रैंकाइन की। और तीसरा है हमारा इंक्रीज प्रेशर, अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दें, ठीक है, प्रेशर यहाँ से यहाँ बढ़ा दें प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर हम बढ़ा देंगे, तो इसकी वजह से भी हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा रैंकाइन का। तो रैंकाइन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए ये 3 तरीका है जिसको आपको याद रखना है। वन बाई वन हम डिस्कस करने वाले हैं कि कम करने से क्या क्या फायदा होगा, एफिशिएंसी किस तरीके से एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्या क्या फायदा होगा, सुपर हीटिंग करने से क्या क्या फायदा होगा, कहाँ अच्छी चीजें हैं, ये सब चीजें, ठीक है, ये सब चीजें हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। आज इतने दिन बाद मैं वीडियो एक्चुअली बना रहा हूँ, और कुछ ना कुछ समझ लीजिए काफी देर हो गया वीडियो बना रहा, वीडियो अभी तक ये कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है, कभी किसी का फोन, कभी किसी का क्या यार। सो गाइस, इफेक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थोड़े बहुत प्रेशर ऊपर नीचे करके, टेम्परेचर ऊपर नीचे करके किस तरीके से हमको रैंकाइन की एफिशिएंसी मिलती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम सुपर हीट कर देते हैं, इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम को अगर सुपर हीटिंग कर देते हैं, तो देखिए पहले स्टीम यहीं तक था, यहाँ से फिर हम सुपर हीटिंग करेंगे तो 1 से 1 डैश पे चले जाएंगे, और 1 डैश पे चले जाएंगे तो हमारा फिर इसको अगर मैं नीचे भरा हूँ तो ये 2 डैश हो जाएगा। तो अगर मैं एरिया की बात करूं, तो 1, 2, 3, 4 के अंदर जो एरिया था वो कम था इन कंपेयर टू 1 डैश, 2 डैश, 3 और 4 के बीच में। 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 1 डैश, 2 डैश, 3 और 4 के देखा जाए तो ये ज्यादा एरिया कवर करता है ना, ज्यादा एरिया कवर करता है।
तो जाहिर सी बात है एफिशिएंसी वैसे ही आपको दिख रहा ज़्यादा हो गया। क्लियर है? तो इसमें बस कुछ चीज़ें हैं उसको भी समझना ज़रूरी है। क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे हैं? वर्क आउटपुट इंक्रीज बाय अमाउंट ऑफ इक्वल टू द शेडेड एरिया। और जाहिर सी बात है देखो आपका इतना इंक्रीज हुआ ना, जितना शेडेड एरिया आपको दिख रहा है इतना वर्क आउटपुट इंक्रीज हुआ है ना। तो वर्क आउटपुट आपका उतना ही पावर उतना ही वर्क इनपुट पे, जितना वर्क इनपुट उतना ही वर्क इनपुट इनपुट पे आपका इतना ज्यादा वर्क आउटपुट मिलता है, तो जाहिर सी बात है एफिशिएंसी आता है। So the heat supplied is increased. Heat supplied is increased by an amount equal to the area under the process curve 1 1 dash or 1 1 dash A or B. ठीक है? However, the ratio of increase in work output to increase in heat supplied to steam is more than the ratio of work done to heat supplied. Therefore, Rankine cycle, due to which the cycle efficiency will be increases. Okay. So alternatively, we can say that the cycle efficiency increases because the superheating of steam increases the mean temperature of heat addition process. Okay. So in the boiler, while the mean temperature of heat rejection process remain the same. बॉयलर में सेम है बट एक्स्ट्रा डिवाइस लगाकर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दे रहे हैं, बट उसका जो इनपुट है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो आउटपुट मिल रहा था। अदर एडवांटेजेस हैं इसके, क्या क्या है? सबसे पहला एडवांटेजेस है सुपर हीटिंग करने का, इट रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट इन द टरबाइन। टरबाइन में जो लिक्विड आ रहा है उसका मॉइस्चर बहुत कम कर देता है। सुपर हीटिंग क्यों कर दिया है? बिकॉज दिस ड्यू टू दिस कोरोजन ऑफ ब्लेड कॉज्ड बाय मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्टीम, ये आपका कम हो जाएगा। रिड्यूस द कोरोजन ऑफ ब्लेड, ठीक है, ये कम हो जाएगा, ज्यादा दिन तक चलेगा टरबाइन आपका। नाउ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटेड स्टीम यूज्ड इज फिक्स्ड फ्रॉम मेटलर्जिकल कंसिडरेशन, ठीक है। बहुत ज्यादा ही सुपर हीटेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर हम सुपर हीटेड कर दें, वो स्टीम बहुत ज्यादा अगर गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, हमें उसके अकॉर्डिंग मटेरियल बनानी पड़ेगी, है ना। द मटेरियल यूज्ड फॉर वेरियस कंपोनेंट ऑफ टरबाइन एंड द पाइपलाइन वॉल्व एक्सेट्रा आर देयर एबिलिटी टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो उसकी एबिलिटी तो होनी चाहिए। तो अगर हम स्टीम को बहुत ज्यादा हीट कर दें, एकदम मॉइस्चर एकदम 0% करने के लिए, तब तो हमारी टरबाइन के कंपोनेंट का दाम बढ़ जाएगा, वॉल्व का दाम, पाइप की अच्छी क्वालिटी की लगानी होगी जो हीट रेजिस्टेंट हो, दाम बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। ये एक लॉसेस भी हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्टीम शुड नॉट बी बिलो 0.85 टू अवॉइड कोरोजन ऑफ टरबाइन ब्लेड। 0.85 से कम नहीं होना चाहिए ड्राइनेस फ्रैक्शन, इससे कम हुआ तो आपका क्या होगा, उसमें वाटर की कम बढ़ेगी, इसलिए खराब हो जाएगा। सेकेंड है हमारा इफेक्ट ऑफ इंक्रीज, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन बॉयलर प्रेशर। अगर बॉयलर प्रेशर को हम इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो अगर देखिए पहले हमारा फिगर किस तरीके से था, पहले जो हमारा फिगर था कुछ इस तरीके से था, है ना, इस तरीके। अगर हम बॉयलर का प्रेशर इंक्रीज कर दें तो जाहिर सी बात है हमारा जो फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। हमारा ये जो शेडेड पार्ट है इतना बढ़ गया, यही इतना बढ़ गया। तो अगर मैं आपको कंपेयर कराऊं तो जो हमारा इन दोनों में से किसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है कि इसका एरिया ज्यादा है, बताइए। इसका एरिया ज्यादा है तो एफिशिएंसी ऐसे ही बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो टू रैंकाइन साइकिल, वन इज फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, कहाँ है 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 4, एंड अदर जो है 1 डैश 2 डैश 3 और 4 डैश। दूसरा दो रैंकाइन साइकिल लिया, एक हमारा पुरानी की तरह वर्क कर रहा था और दूसरे में मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, तो ये हमारा ग्राफ बना, इतना ग्राफ बना, ठीक है। बट एट डिफरेंट मैक्सिमम प्रेशर पी एंड पी डैश, दोनों में प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से हमारा दोनों का ग्राफ अलग अलग बनता है। द कंडेंसर प्रेशर इज बट द कंडेंसर प्रेशर इज सेम, कंडेंसर प्रेशर इज सेम बट प्रोसेस 4 to 1 क्या होता है, 4 से 1 हमारा पंप का ना, सॉरी 3 से 4 होता है पंप का, 4 से 1 4 से 1 क्या है हमारा हीट एक्सचेंजर, 3 से 4 हमारा टरबाइन। अच्छा इसमें मैंने उल्टा वो कंबाइन लेके चला है, 1 2, अच्छा इसमें जो है 1 से 2 पे टरबाइन है, 1 से 2 पे टरबाइन है, 2 से 3 पे पंप है, टरबाइन के बाद क्या होता है, कंडेंसर है, 3 से 4 पे क्या है, पंप है, पंप लगा हुआ है, और 4 से 1 या 1 डैश पे, 1 या 1 डैश पे हमारा क्या लगा हुआ है, बॉयलर। ये ध्यान देना क्योंकि मैंने अलग अलग नोट्स अलग अलग जगह से उठाया है, तो वहाँ पे नंबरिंग अलग अलग तरीके से किया गया है।
सो द कंडेंसर प्रेशर सेम है, मतलब कंडेंसर का प्रेशर से 2 से 3 दोनों जो है उनका प्रेशर सेम। देखो एक हमारा जो बन रहा है ना, पुराना वाला जो हमारा ये था, और जो नया वाला है उसका प्रेशर मैंने बढ़ा दिया, तो हमारा जो नया वाला है वो इस तरीके का बना प्रेशर बढ़ने से। Okay. As a result, the work done increase by the area shown by the oblique hatching and decrease by the area shown by the horizontal hatching. Due to increased pressure of cycle, these two work done areas are approximately the same, but the heat rejected in the condenser decreases by the area. देखो जितना इधर प्रेशर बढ़ाने से कुछ ज्यादा हुआ नहीं डिफरेंस। देखो इधर का जो हैचिंग एरिया है, दूसरा जो है इधर इधर का जो हैचिंग एरिया है पहले वाले में था, दूसरे वाले में क्या हुआ, ये कम हो गया और ऊपर की ओर बढ़ गया। तो जितना हैचिंग इधर की ओर बढ़ा था उतना ही इधर की ओर बढ़ गया, तो जितना इधर हैचिंग बढ़ा उतना ही ऊपर की ओर हैचिंग बढ़ा, तो जनरली कह सकते हैं ये दोनों हैचिंग इक्वल हो गया। यहाँ पे तो प्रेशर बढ़ाने से इनमें तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, ठीक है, वर्क डन में तो कोई हमारा डिफरेंस नहीं हुआ। बट जो कंडेंसर है, कंडेंसर में जो हमारा वर्क यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, कंडेंसर में जो हमारा लग रहा है, दिस टू वर्क डन एरिया अप्रोक्सीमेटली सेम, बट द हीट रिजेक्ट हो रहा है, जो हीट रिजेक्शन हो रहा है क्यू आई, वो क्या हो गया, कम हो गया, हीट रिजेक्शन यहाँ पे कम हो गया। इन द कंडेंसन डिक्रीजेस बाय द दिस, क्योंकि पहले हीट रिजेक्शन इतना ज्यादा हो रहा था, अब हीट रिजेक्शन इतना ही हो रहा है, कम हो रहा है। हेंस रैंकाइन एफिशिएंसी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मैक्सिमम प्रेशर ऑफ साइकिल। ठीक है, नाउ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर। अगर कंडेंसर का प्रेशर इंक्रीज कर दो, फिर से मैंने दो लिया, दो टरबाइन लिया। एक टरबाइन जो है 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 और ये 4, एक टरबाइन हमारा ये हो गया जो नॉर्मल है, ठीक है। दूसरा टरबाइन लिया जिसमें मैंने प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर कम कर कंडेंसर का प्रेशर कम कर दिया, कंडेंसर का प्रेशर कम करेंगे तो प्रेशर क्या ऊपर, और ये डायग्राम गलत बना हुआ है, मैं फिर से इसका डायग्राम बना दे रहा हूँ आपको, ठीक है। टी एस, तो जो पहला था कुछ हमारा इस तरीके का था, ओके, 1 2 3 4, ये हमारा पहला वाला टरबाइन जो था, सॉरी पहला वाला जो हमारा रैंकाइन साइकिल था ऐसा था। दूसरा रैंकाइन साइकिल जो मैंने लिया उसमें प्रेशर कम कर दिया, ठीक है, प्रेशर मैंने क्या किया, कम कर दिया, प्रेशर कम कर दिया तो ये लाइन कहीं इधर आ जाएगा, ओके, ये लाइन कहीं इधर आ जाएगा और ये इस तरीके से बनेगा कुछ, ये हमारा 2 डैश हो जाएगा, ये हमारा 3 डैश हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट वर्क डन इज रिड्यूस इक्वल टू एरिया दिस, ओके, ड्यू टू इंक्रीज कंडेंसर प्रेशर। एक मिनट, यहाँ पे क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज, ओके, तो साइकिल का ये प्रेशर कम हुआ तो हमारा ये एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो हमारा एफिशिएंसी भी बढ़ गई, ठीक है, एफिशिएंसी भी बढ़ गई हमारी रैंकाइन साइकिल का। बट अगर हम कंडेंसर का, ये कंडेंसर का प्रेशर कम करने से हमारा एफिशिएंसी बढ़ रहा है, बट अगर कंडेंसर का प्रेशर अगर हम घटा दें, बढ़ा दें, जैसे ये साइकिल जो था ये था कंडेंसर का प्रेशर अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, टॉपिक हमारा मैं गलत टॉपिक पे चला गया था। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन अगर कंडेंसर का प्रेशर हम बढ़ा दें, ठीक है, 1 2 3 4 जो फिगर है, ये जो फिगर है यहाँ से अगर हम कंडेंसर का प्रेशर इस तरीके से बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, सो नेट वर्क डन इज रिड्यूस, जो नेट वर्क डन है, ये जो वर्क डन यहाँ पे हो रहा है, नेट वर्क डन पहले इतना हो रहा था, अब यहाँ 4-1 हो गया, रिड्यूस हो गया ड्यू टू द इंक्रीज कंडेंसर प्रेशर एंड द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग साइकिल रिड्यूसेस बाय द एरिया ए बी 4-4, ए बी 4-4, इतना, दिस टू एरिया आर नियरली सेम, this two area, this and this two area are nearly same, so the net result in the decrease in efficiency of the cycle। तो अगर कंडेंसर का प्रेशर हम बढ़ा दें तो हमारा एफिशिएंसी कम हो जाएगा, बट कंडेंसर का प्रेशर अगर हम कम कर दें तो हमारा ये, तो तीन तरीका था, क्या क्या तरीका था हमारा, तीनों वो देख लेते हैं। अगर कंडेंसर का प्रेशर, कंडेंसर का प्रेशर अगर हम कम कर दें, कंडेंसर का प्रेशर कम कर दें तो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, सुपर हीटिंग कर दें तो इंक्रीज हो जाएगी स्टीम को, या फिर हम इंक्रीज कर दें इसका प्रेशर,
जो लो क्वालिटी हाई मॉइस्चर कंटेंट है उसको इंक्रीज कर दें, ये वाला पंप वाले वाला। ये 3 तरीका है। नाउ आइडियल रीजनरेटिव साइकिल के बारे में देख लेते हैं। आइडियल रीजनरेटिव साइकिल क्या है? The efficiency of Rankine cycle is less than the Carnot cycle due to fact that mean temperature of heat addition process in the Rankine cycle is less than that of Carnot cycle। ठीक है, तो जैसे क्या है ये देखिए, कार्नोट साइकिल और रैंकाइन साइकिल में एक और डिफरेंस है। अगर रैंकाइन साइकिल में अगर हम कार्नोट को यहाँ पे जोड़ दें, कार्नोट को जोड़ दें तो हमारा कुछ ये इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ये 3 ये हो जाएगा 2 डैश, ये हमारा कार्नोट साइकिल हमने रैंकाइन में डाल दिया। तो ये जो टेम्परेचर है इसको मैं मान रहा हूँ मीन टेम्परेचर है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, कार्नोट साइकिल का जो मीन टेम्परेचर है दैट इज Tm, दैट इज ग्रेटर देन T2। दैट इज T2 क्या है? मीन टेम्परेचर ऑफ मीन हीट एडिशन प्रोसेस। हीट एडिशन प्रोसेस में यहीं से हीट ऐड हो रहा है ना 2 से 3 पे, तो हीट एडिशन प्रोसेस जो है, बट यहाँ पे जो हीट एडिशन प्रोसेस है इसका मीन टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू हीट एडिशन ऑफ मीन टेम्परेचर ऑफ रैंकाइन। इसका 2 है, इसका ज़्यादा हीट एडिशन, इसका कम है। देयरफॉर रैंकाइन साइकिल इज लेस एफिशिएंट देन कार्नोट। अगर हम किसी तरीके से इन दोनों को इक्वल कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये हो सकता है बट एक ही केस में, दैट इज आइडियल रीजनरेटिव साइकिल में। ठीक है, सो द हीटिंग ऑफ फीड वाटर जो है उसको अगर मैं हीट कर दूं, ठीक है, जो फीड वाटर जो है बॉयलर में जो पंप से जो बॉयलर में जा रहा है उसको एक बार मैं रीहीट कर दूं तो ये चीज हो सकता है। ठीक है, सो द हीटिंग ऑफ फीड वाटर टेक्स प्लेस विद अ लार्ज टेम्परेचर, बढ़ जाएगा तो बॉयलर को कम पावर लगाना पड़ेगा, उतने ही टेम्परेचर में बॉयलर पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से हीट कर देगा, ज़्यादा स्टीम जनरेट कर देगा। So the heating of feed water takes place with a large temperature difference. The Rankine cycle will be as efficient as Carnot if the temperature of feed water is raised to saturation temperature by reversible interchange of heat before it enters the boiler। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान से देखिए फिगर को, क्या हो रहा है समझते जाइएगा। ये हमारा 2 से, ये नंबर 2 से ये 3 पे आया, क्या हमारा कंडेंसर में हुआ। 3 से 4 में हमारा पंप में गया। अब जो पंप से निकलने के बाद ये जो 4 है डायरेक्ट कहाँ, ये जो लाइन है ये लाइन कहाँ चली जाती है? ये डायरेक्ट चली जाती है बॉयलर में। और बॉयलर हम जानते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट करता है। मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस पे जो बॉयलर है, पहले डायरेक्ट 4 से अगर मैं बॉयलर को कनेक्ट कर दूं, अगर इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दूं तो बॉयलर की जो एफिशिएंसी है मान लीजिए वो 60% स्टीम जनरेट कर रहा है। ओके, बट अगर इस ये पार्ट को मैं हटा दूं, अगर इसको मैं कैंसिल करके ये जो बॉयलर में डालने से पहले ही हम लिक्विड को हीट कर दें, तो हमारा फिर लिक्विड को हीट कर दें, तो मैंने ये प्रोसेस यूज किया और लिक्विड को मैं हीट किया। ठीक है, ये प्रोसेस यूज किया, मैं लिक्विड को हीट कर दिया, दोबारा रीहीटिंग कर दिया। तो इन दैट केस जो बॉयलर से जो निकलेगा 60% के बदले 80% स्टीम निकलेगा, है ना। तो रीहीटिंग करना, इसी को रीजनरेटिव प्रोसेस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे हमारा आइडियल, ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ आइडियल रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल में। क्यों इसको आइडियल रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल बोला जा रहा है? क्योंकि जैसा अब ये दिख रहा है ये तो बोलोगे सर ये तो पॉसिबल है, बट दिस इज टू टफ। ठीक है, क्यों? अभी दिख जाएगा। क्लियर है? ये पॉसिबल इसलिए नहीं है, मैं इसको एक बार बनाकर आपको अच्छे से समझाना चाहूंगा क्या क्या हो रहा है, एक बार मैं अच्छे से बता रहा हूँ। देखिए, ये है हमारा टरबाइन, ये है हमारा टरबाइन। ओके, तो टरबाइन से हमारा निकला, हमने इसको कंडेंसर में डाल दिया, ये है हमारा कंडेंसर। कंडेंसर में डाला, कंडेंसर के बाद हमारा जाता है कहाँ? पंप में। ये हो गया हमारा पंप। पंप के बाद डायरेक्ट हमारा चला जाता है बॉयलर में, और बॉयलर से फिर टरबाइन में। जनरली इस तरीके से हमारा पावर प्लांट काम करता है। तो पंप से जो हमारा बॉयलर में डालने से पहले हम क्या करेंगे? बॉयलर में डालने से पहले हम इसको हीट करेंगे। ओके, हीट करेंगे। किस तरीके से हीट करेंगे? क्योंकि बॉयलर से जो हमारा स्टीम निकल रहा है वो गर्म, ये हॉट स्टीम है ना, हॉट स्टीम हमारा टरबाइन के अंदर जा रहा है। तो मैं क्या, पंप से जो हमारा निकल रहा है उसको मैं टरबाइन का जो केसिंग है, टरबाइन का जो इस तरीके साइड में केसिंग बना हुआ है, उस केसिंग में मैंने डाल दिया।
तो जो हमारी हॉट स्टीम जो टरबाइन को रोटेट करने में जा रही है, कुछ एनर्जी जो है इस स्टीम की हमारा कहाँ चला जा रहा है, ये जो पंप से जो आ रहा है इसको हीट करने में चला जा रहा है। पंप से जो हमारी आ रही है लिक्विड उसको हीट करने में चला जा रहा है। इस तरीके से हमारा प्री हीटिंग हो जा रहा है और प्री हीट होने के बाद फिर हम उसको बॉयलर में डाल रहे हैं। क्लियर है? तो बॉयलर इस टाइम पे हमारा उतना ही टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो भी होगा उतने ही टेम्परेचर पे इस बार वो 80% स्टीम निकाल दे रहा है बाहर। और अगर मैं इसको डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर देता तो स्टीम जो यहाँ से निकलता वो 40% निकलता। तो मैंने जनरली क्या किया, मैंने प्री हीटिंग किया। अब ये चीज इसकी ये करने से क्या होता है, जो हमारा आइडियल रैंकाइन रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल जो है उसकी जो एफिशिएंसी निकलती है, इसको कैलकुलेट करोगे नंबरिंग पुट करके, तो ये आपके कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के बराबर निकलती है। बट ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये जो सिस्टम जो मैंने ये बनाया है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, देखिए क्यों पॉसिबल नहीं है। आइडियल रीजनरेटिव साइकिल इज नॉट अ प्रैक्टिकल फॉर द फॉलोइंग रीजन। क्या रीजन है? इट इज नॉट पॉसिबल टू अफेक्ट द रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर इन द टर्बाइन केसिंग इज स्मॉल टाइम अवेलेबल बिकॉज इट हैज हाई स्पीड। देखो तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे ये हीट कर देगा, ये जो हॉट स्टीम जो आता है इसके अंदर वो काफी ज्यादा स्पीड से आता है, और यहाँ पे जो काम होता है टरबाइन के अंदर जो ब्लेड रोटेट होता है, यहाँ पे जो स्टीम आके टकराती है, ये बहुत कम टाइम में स्टीम हमारी बाहर निकल जाती है। इतने कम इसके अंदर जो स्टीम है बहुत कम टाइम के लिए रहती है। इतने कम टाइम में हमारी ये हीट अच्छी तरीके से इसको हीट नहीं कर पाएगा, और जब इसको अच्छी तरीके से हीट नहीं कर पाएगा तो क्या फायदा ये केसिंग बनाने का, और क्या फायदा हमें दोबारा हीट करने का। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरा, टू बिल्ड अ हीट एक्सचेंजर इन अ टरबाइन केसिंग इज मैकेनिकली इम्प्रैक्टिकेबल। तो टरबाइन केसिंग में ये चीज बनाना, ये मैकेनिकली बोला जाए तो इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकेबल टाइप का है। ये पॉसिबल नहीं है उसमें बनाना, बहुत सारी लॉसेस उसमें आ जाते हैं, भारी हो जाएगा, किस तरीके से आप बनाओगे, ये सब पॉसिबल नहीं है। सो हम इसको आइडियल रीजनरेटिव साइकिल कह रहे हैं, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो इक्वल हो जाती है हमारी कार्नोट की एफिशिएंसी। ठीक है, इसका डेरिवेशन है, किस तरीके से इसको डिराइव किया गया है बकायदा। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी लेवल में भी मैं एक चीज़ पढ़ाया हूँ, आप देख सकते हो उसमें जाकर लेक्चर नोट्स वगैरह वेबसाइट पे आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, अब देखो आइडियल रीजनरेटिव तो पॉसिबल नहीं है, बट प्रैक्टिकल रीजनरेटिव साइकिल तो बना सकते हैं, है ना। तो प्रैक्टिकल रीजनरेटिव साइकिल बनाने से क्या होता है कि जो हमारी एफिशिएंसी होती है, इस बार जो एफिशिएंसी होगी रैंकाइन साइकिल की, जो एफिशिएंसी होगी रैंकाइन साइकिल की जो एफिशिएंसी होगी कार्नोट के बराबर नहीं होगी। ठीक है, बट ये कार्नोट के 80% के आसपास जाकर छू देगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल रीजनरेटिव साइकिल को किस तरीके से बनाया गया है इसको आप देख सकते हैं। यहाँ हमने इस तरीके से बनाया, कंडेंसर से आया, पंप में गया, पंप से जो निकला, ठीक है, पंप से जो निकला हमने उसको एक फीड वाटर हीटर में डाला, और वहां से फिर एक पंप में गया बॉयलर में, बॉयलर से गया हाई पंप से, फिर यहाँ से हाई पंप से लो एरिया में गया टरबाइन से, कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम जो आ रहा है टरबाइन में, कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम को हम वापस यहाँ भेज दे रहे हैं नीचे की ओर, कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम को नीचे भेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे वो अमाउंट ऑफ हीट जो गर्म आ रहा है स्टीम, वो इधर से जो फीड से जा रहा है उसको हीट कर दे रहा है। ठीक है, और इस तरीके से फिर ये इसमें अटैच होकर ये प्रोसेस चल रहा है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा डिवाइस लगाने की वजह से क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ओके, ये कुछ था हमारा इसका पूरा इस चैप्टर का लॉजिक। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो लेक्चर है दैट इज स्टीम पावर प्लांट चैप्टर 1 जो है पावर प्लांट का, वो खत्म होता है। अगला जो वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इसी टॉपिक से, जो इससे पहले एसएससी जेई में पूछा गया है, 8 से 10 तक 10 ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसी वीडियो में मैं करा देता, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 25-26 क्वेश्चन है मेरे पास, बट ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें कराऊंगा, तो आप जरूर देखना। उसके बाद फिर हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसका, पावर प्लांट। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।